हेलो स्टूडेंट, दिस इज अक्षय लोहरा। तो आज बात हम करते हैं एसएसटी के अंदर हिस्ट्री के पोर्शन की। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे एक चैप्टर लिखा हुआ है ग्लोरियस इंडिया बिगिनिंग टू 1206 एडी, यानी कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में आप सब लोग जानते हैं हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री का मतलब वो सारे इंसिडेंट जो आज से पहले हो चुके हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना ही क्या होता है, हिस्ट्री होता है। तो जो बिगिनिंग हुई थी हमारी हिस्ट्री की और 1206 ईस्वी एडी यानी कि एनो डोमिनी तक क्या कुछ हुआ था वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले इस धरती पे कौन आया जिसने हिस्ट्री क्रिएट की। तो आप जानते हैं, ये देखिए बोर्ड पे लिखा है इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि आज से बहुत साल पहले 2500 साल पहले क्या थे, ये लोग आए थे। इंडस का मतलब सिंधु नदी के पास में जितने भी लोग रहते थे उनका कल्चर कैसा था, क्या खान पान था, कैसे रहते थे, उनके साथ मतलब ट्रेडिंग सिस्टम क्या था, वो सारी चीजें किसमें मेंशन की गई हैं, इंडस सिविलाइजेशन में की गई हैं। जो आज आप देख रहे हैं घर बने हुए हैं, पक्की सड़कें बनी हुई है, ये हमने सबसे पहले कहां देखा, इंडस सिविलाइजेशन के अंदर ही देखा था। उसके बाद बात आती है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का मतलब वैदिक से आपको पता चल गया यहां पे वेदों की बात हो रही है। तो वेद हमारे पास चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद और इनके अंदर कितने श्लोक हैं, इनमें क्या क्या रचनाएं थी, इनमें क्या क्या सिस्टम था, कैसे ये श्लोक बने, किसने बनाए, ये सारी चीजें किसमें पढ़ी जाती हैं, वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ी जाती हैं। उसके बाद हम बात करते, देखिए लिखा हुआ है रामायण। तो जो रामायण तो हम सब लोग जानते हैं, रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टरों के बारे में भी हम जानते हैं कि रामायण में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीजें, ठीक है। तुलसीदास ने रामायण कैसे लिखी, ठीक है, और संस्कृत में कितने श्लोक इसमें लिखे गए हैं, वो सारी बातें इसमें मेंशन की गई हैं। फिर बात करते हैं महाभारत की। महाभारत भी आप लोग जानते हैं, युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन, ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो किसमें हैं, महाभारत में। महाभारत में भी क्या हुआ था, कैसे ये बैटल हुई थी, क्या सिस्टम था, क्या प्रोसीजर हुआ था, वो सारी चीजें किसमें हैं, इसमें मेंशन की गई है। ये चारों जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये चारों पॉइंट हमारे सिलेबस के बिहाफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें इसमें क्या है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि भी हिस्ट्री जहां से स्टार्ट हो रही है वो हमें पता होना चाहिए। स्टार्टिंग तो हमें यहां से करनी है महाजनपद से, बट ये चारों पॉइंट ही याद होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा इंडिया का गोल्डन पीरियड था वो यही था। इस टाइम में हमने बहुत सारी अचीवमेंट कर ली थी जो आज के टाइम में भी चल रही हैं। जैसे पक्की सड़कें कहां से पता चली, इंडस सिविलाइजेशन से। जितने भी संस्कृत के श्लोक हैं कहां से पता चले, वैदिक सिविलाइजेशन से। रामायण से भी हमको बहुत सारी चीजों का पता चला। आपको पता होगा कि जो रावण था वो पुष्पक विमान में आया था, वो पुष्पक विमान यानी कि उस टाइम भी साइंस जो है वो चलती थी। तो साइंस के कुछ पोर्शन भी कहां से हैं, रामायण से लिए गए हैं। महाभारत में भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने आज के टाइम में क्या है देखा है कि किस तरीके से महाभारत का कुछ पार्ट, कुछ चीजें आज के टाइम में भी हो रही हैं। तो ये चीजें तो रही एक बेसिक नॉलेज के तौर पे। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सबसे पहले महाजनपद। महाजनपद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानना है। आपको पता है कोई भी वर्ड होता है, कोई भी शब्द होता है, उसको हमें बहुत अच्छे से उसका मीनिंग जब पता चलेगा उसके बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनपद। जन का मतलब क्या होता है, पीपल, जनता, ठीक है, और पद का मतलब होता है पैर, यानी कि जनता के पैर जहां पे पड़े, जिस एरिया में पड़े। मान लो ये छोटे छोटे एरियाज हैं, यहां पे जनता के क्या पड़े, पैर पड़े। तो पैर पड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, यहां पे ही अपने घर बना लिए, यहां पे रहने लगे, खाना पानी, शिकार करना, खेती करना, सब कुछ काम जो है वो यहीं करने लगे। तो उस जगह को क्या कहा जाने लगा, जनपद कहा जाने लगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कि महाजनपद क्या होता है। देखो महा का मतलब होता है बड़ा, यानी कि इस एरिया को मैं अगर बड़ा कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, महाजनपद। अब देखो ऐसे तो बड़ा हो नहीं सकता, कैसे, अब देखो थोड़ा एग्जांपल के तौर पे
A B C D E F G। इस तरीके से हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। तो A और B और C की आपस में बॉन्डिंग हो गई, आपस में बॉन्डिंग होगी तो इन्होंने कह दिया कि भाई हम आपस में मिल जाते हैं। ऐसे D F G E इनकी बॉन्डिंग हो गई तो ये भी क्या हुए, आपस में मिल गए। तो अब देखो जहां पे इनके पास में छोटे छोटे एरियाज थे उनको तो क्या कहा जाता था, जनपद। अब ये चार जने मिलके एक बड़ा एरिया क्रिएट कर रहे हैं, उस बड़े एरिया को ही क्या कहा जाता है, महाजनपद कहा जाता है। समझ में आया? महाजनपद किसे कहा जाता है, जो एरिया बड़ा हो जाए, यानी कि जितने भी जनपद हैं आपस में मिलके बॉन्डिंग करने के बाद में एक बड़ा एरिया क्रिएट करते हैं, वो होता महाजनपद। अब यहां पे बात यह आती है कि हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि महाजनपद नाम से कुछ थे, किसी ने बताया होगा या किसी बुक से हमने पढ़ा होगा। अगर बुक से भी पढ़ा तो बुक में किसने लिखा, जिसने लिखा उसको भी तो कहीं से पता चला होगा। तो ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। पहला क्या है, अंगुत्तर निकाय, दूसरा है भगवती सूत्र। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं, दो ऐसी बुक्स हैं बड़ी बड़ी जिनके अंदर मेंशन किया गया है, किसको, महाजनपद को मेंशन किया गया है। अब देखिए जो अंगुत्तर निकाय है वो तो बौद्धिस्ट है, यानी कि बौद्धों का, यानी कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है, अंगुत्तर निकाय। दूसरा देखिए भगवती सूत्र, ये जैन धर्म ग्रंथ है, यानी कि जैनों के एक धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि महाजनपद नाम से कुछ थे, कुछ एरियाज थे, वो किस में लिखा गया है, भगवती सूत्र में। तो ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटे वन लाइनर क्वेश्चन में मतलब पूछ लिया जाता है कि भाई महाजनपद को किसमें मेंशन किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में किया गया है। दोनों को अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है और सिंगल वे में भी पूछ सकता है। यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या था, मेन बात आती है इनका टाइम पीरियड क्या था। देखिए यहां लिखा हुआ है 600 to 325 BC, यानी कि 600 से लेके 325 BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, इतने सालों तक महाजनपद के अंदर सिस्टम चला, राजा आए रहे, उन्होंने अपनी जितनी भी डायनेस्टी है डायनेस्टी को इंक्रीज किया, नए नए अचीवमेंट लिए। ठीक है, अब ये टोटल है कितने, टोटल ये हैं 16, टोटल 16। पहले बहुत से थे, छोटे छोटे बहुत सारे, पर मैंने आपको भी बताया सबकी आपस में बॉन्डिंग हो गई, सबने कहा ठीक है आप मेरे साथ मिल जाओ, मैं आपके साथ मिल जाता हूं, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा एरिया क्रिएट करेंगे। तो वो सारे बड़े बड़े एरिया कितने थे टोटल, वो टोटल एरिया थे 16, यानी कि 16। अब ये 16 कौन कौन से थे, देखिए यहां पे अंग, मगध, काशी, कुरु, वज्जी, मल, अश्मक, गांधार, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अवंती और कंबोज। ये 16 महाजनपद हैं। ठीक है, अब इन सब महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल, जिसके पास में बहुत ज्यादा ताकत थी, जिसके पास में बहुत ज्यादा एरिया था, वो एरिया कौन सा था, वो था यहां पे हमारा मगध। कौन सा था, मगध। यानी कि मगध एरिया एक ऐसा एरिया था जो सबसे बड़ा एरिया था, जहां पे बड़े बड़े राजा महाराजा आए, जिन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई, जिन्होंने अपने डायनेस्टी, अपने स्टेट को, अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया, इंक्रीज किया। ठीक है, इस मगध को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। तो राजस्थान में कितने महाजनपद थे, तो राजस्थान में कितने थे, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में थे 4 महाजनपद। तो पहला राजस्थान में था जांगल प्रदेश, दूसरा था मत्स्य, तीसरा था शूरसेन और चौथा था शिवी।
चौथा था शिवी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हम राजस्थान में रहते हैं, आरबीएससी बोर्ड की चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हमें राजस्थान की नॉलेज तो पहले होनी चाहिए। तो राजस्थान में कितने हैं? 4 हैं, जांगल, मत्स्य, शूरसेन और शिवी। देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, राजस्थान में कितने हैं उनका नाम बताइए, तो ये नाम हमें पता होने चाहिए। मॉडर्न टाइम में इनका नाम चेंज हो गया है, वो चेंज नाम क्या क्या है देखिए। जो जांगल प्रदेश है, ठीक है, अगर मैं इसको रब कर देता हूं, आपको थोड़ा सा मैप के जरिए बताता हूं कि भी मैप में हम बात करते हैं राजस्थान के, तो जैसे अगर मैं ये सिंपली नॉर्मल मैप बनाता हूं, तो इसके अंदर जो जांगल प्रदेश है वो है बीकानेर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? जांगल प्रदेश है। दूसरी अगर हम बात करते हैं मत्स्य, मत्स्य का वैसे मीन क्या होता है? मछली होता है। तो ये जो एरिया है ये है जयपुर का एरिया, जो हमारी कैपिटल है। तीसरी बात करते हैं हम शूरसेन की। शूरसेन है हमारा जो भरतपुर का एरिया है, जो करौली का एरिया, कौन सा एरिया? यहां इसके आसपास का जो एरिया है ये कौन सा है? शूरसेन। लास्ट बच्चा कौन सा? शिवी। जो शिवी है ये चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र है, यानी कि चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ आज के टाइम का उदयपुर, ये जो एरिया है वो कौन सा होगा? शिवी होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्न टाइम में जो शिवी है वो किस नाम से जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ भी बोल सकते हैं हम, उदयपुर भी बोल सकते हैं हम, मेवाड़ भी बोल सकते हैं। मत्स्य का पूछ ले तो जयपुर है, जांगल का पूछ ले तो जोधपुर बीकानेर का क्षेत्र जो है वो होगा, ठीक है। तो ये चारों बातें आ गई। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मगध है वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। भाई पूछने वाली बात है, सोचने वाली बात यह है कि मगध ही पावरफुल क्यों था। देखिए मगध की बात हम करें तो मगध पावरफुल क्यों था, ये तो दिमाग में सवाल आएगा ही कि भाई मगध पावरफुल क्यों था। मगध पावरफुल इसलिए था क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया था, ठीक है, वो ग्राउंड वाला था। एक पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक ग्राउंड एरिया होता है, वहां पे रहना खाना पीना सब बढ़िया होता है। इस एरिया में रिवर्स फ्लो बहुत करती थी, बहुत अच्छी रिवर्स चलती थी। इस एरिया में क्लाइमेट बहुत अच्छा था और ये एरिया काफी फैला हुआ था, इसलिए ये क्या था? बहुत ज्यादा पावरफुल था। यहां पे बात अगर हम करें मगध की, तो जैसे अगर मैं इस मगध को सेंटर में मानूं, ठीक है, अब देखिए कोई भी शक्तिशाली या पावरफुल होगा, उसको हराने के लिए छोटे छोटे महाजनपद तो आगे आएंगे ना। अभी मैंने आपको बताया महाजनपद कितने हैं? 16 हैं। इसको अगर अलग कर दें, यहां पे महाजनपद है, यहां पे भी महाजनपद है, यहां पे भी महाजनपद है। मान लेते हैं यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, ठीक है। ए को पता चला कि यार मगध तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी पावर उसके पास कैसे आ गई, हमें भी पावरफुल बनना है। बी ने भी ये सोचा, सी ने भी ये सोचा, इन तीनों ने आपस में क्या कर लिया? ट्रीटी कर ली, संधि कर ली कि ठीक है यार अपने तीनों आपस में मिलेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे? मगध पर अटैक कर सकते हैं, मगध पर क्या कर सकते हैं? अपना साम्राज्य क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सिस्टम चला। अब मेन बात कि सबसे पहले कौन आया था? भाई कोई तो बंदा आया होगा जिसने अटैक करके यहां पे अपना क्या किया? डायनेस्टी को बनाया। तो पहली डायनेस्टी यहां पे थी, वो थी हिर्यक डायनेस्टी। कौन सी? हिर्यक डायनेस्टी। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जब मगध जनपद बना था, सॉरी मगध महाजनपद बना था, उस टाइम में सबसे पहली डायनेस्टी कौन आई थी? हिर्यक डायनेस्टी, जिसमें कौन था? बिंबिसार था। उसके बाद अजातशत्रु, कालाशोक, बहुत सारे राजा आते हैं, उनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस एक ब्रीफ इसका चाहिए। इसके बाद में आया था शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी या वंश भी बोल सकते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी। और थर्ड आया था नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टी आ गई थी। ये तीनों डायनेस्टी क्या थी? मगध पर स्टेप बाय स्टेप आई थी। पहली आई थी हिर्यक, फिर शिशुनाग और उसके बाद में नंद। आपको एक नाम बहुत मतलब पॉपुलर है, वो पता होगा, वो है नाम चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है
उसने भी क्या किया था, मगध पर अटैक करके अपना साम्राज्य यानी कि मौर्यन डायनेस्टी वहां पे बनाई थी। तो मौर्यन डायनेस्टी से पहले अगर पूछ लिया जाए कि मौर्यन से पहले 3 डायनेस्टी कौन सी थी, तो ये तीनों डायनेस्टी मौर्यन से पहले थी। अब मौर्य, ये देखो एक बात है कि कोई भी डायनेस्टी जब आती है तो पुरानी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं उसको या तो वो मार देंगे या उसका किडनैप कर लेंगे। ऐसा कुछ करने के बाद में क्या होता है, वो अपनी डायनेस्टी को वहां पे स्थापित कर सकता है। ऐसा ही यहां पे हुआ। नंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था घनानंद, इस घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त, हरा दिया था, मार दिया था और 322, ठीक है। अब देखो कुछ बुक्स में लिखा होता है 321, कुछ बुक्स में लिखा होता है 322। अकॉर्डिंग टू आरपीएससी 322 राइट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आरबीएससी की बुक जो 10th की आपकी लगी हुई है उसमें 321 मेंशन किया गया है। दोनों ही डेट सही हैं, आप 321 भी लिख सकते हैं और 322 भी लिख सकते हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है, आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा जिसका नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। उसने क्या किया था, एक बार कोई, देखो महाराजा होते हैं, कोई ना कोई मीटिंग तो रखते रहते हैं, तो यहां पे नंद डायनेस्टी में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें बहुत सारे पंडितों, विद्वानों को बुलाया गया था जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे। तो उसी में एक नाम आता है कौटिल्य का। कौटिल्य को भी बुलाया गया था कि भाई हाँ भाई बहुत बड़े मतलब कि विद्वान हो आप आइए और यहाँ पे हमें भी थोड़ा अपना ज्ञान बताइए। तो वहां जाने के बाद में क्या हुआ, कौटिल्य जो है पहुंचा दरबार में, जैसे ही पहुंचा तो उसकी इंसल्ट की गई। इंसल्ट क्यों की गई, आपने देखा होगा कौटिल्य की पिक अगर हम देखें तो उनकी एक चोटी है और बाकी वो गंजे हैं उस तरीके का, तो उनकी इंसल्ट की गई। तो उसी दिन उन्होंने कोई कसम खाई। ये बातें बुक्स बताती हैं, एक्चुअल में हुआ था कि नहीं हुआ था हम नहीं जानते हैं। बुक्स जो बता रही है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी जैसे ही इंसल्ट की गई तो उन्होंने वहां पे कोई एक प्रण लिया, रेजोल्यूशन लिया कि जिस दिन मैं तुझे इस जगह से खत्म कर दूंगा उसी दिन मैं अपनी चोटी में गांठ लगाऊंगा। उस दिन उन्होंने अपनी चोटी में गांठ खोल दी थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, कौटिल्य यानी कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर आपस में क्या किया, एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद जो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर है कौन, घनानंद, उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था और 321-22 के अंदर क्या बना दी थी, मौर्यन डायनेस्टी बना दी थी। तो आई होप कि ये जितना भी मटेरियल मैंने आपको पढ़ाया वो आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 321-22 से मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो इसको अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज बची होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। सो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।